नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, जहां खबरों का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। हम पहुंचाते हैं आप तक देश और दुनिया की हर वो खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, बिना किसी शोर के, सिर्फ सटीक जानकारी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपनों के साथ शेयर करना न भूलें। पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। डीडी न्यूज, भरोसे की नई पहचान। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल से आज की सबसे तीखी खबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। ममता ने चुनाव आयोग को आका की आवाज बताते हुए कहा कि आयोग बीजेपी के इशारे पर विपक्ष को कुचलने और लोकतंत्र की नींव नष्ट करने में लगा है। उन्होंने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को एक दुखद तमाशा करार दिया और आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के तनाव के कारण अब तक 110 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कड़े पुनरीक्षण के नीम को मुका दुखद तमाशा करार दिया। शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग बुजुर्गों और दिव्यांगों को पहचान साबित करने के लिए बुलाकर प्रताड़ित कर रहा है। ममता के इस बागी तेवर ने बंगाल चुनाव से पहले केंद्र और राज्य के बीच जंग को और तेज कर दिया है। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे छटपटी और बड़ी खबर। बिहार चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में रार बढ़ गई है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। तेज प्रताप ने राहुल गांधी को फटफटिया, मास्टर और डरपोक बताते हुए कहा कि वे सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने और मुर्गा भात बनाने के ही लायक है। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस को आरजेडी से बहुत पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। तेज प्रताप यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल को राम मंदिर न जाने पर भी घेरा और कहा कि सिर्फ फटफटिया चलाकर प्रदूषण फैलाने से राजनीति नहीं होती। उनके इस बयान ने कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन टूटने की अटकलों पर मुहर लगा दी है। नारी शक्ति के सम्मान से जुड़ी आज की सबसे गर्व वाली खबर। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस बार उत्तर प्रदेश की लखपति दीदियों का जलवा दिखेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से आत्मनिर्भर बनी यूपी की 14 लखपति दीदियां गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने दिल्ली रवाना हो गई है। ये महिलाएं ई रिक्शा संचालन, मसाला निर्माण और डेयरी जैसे व्यवसायों के जरिए लाखों की कमाई कर रही है और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। ये सभी दीदियां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। यह नजारा न केवल आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश करेगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि गांव की साधारण महिलाएं भी अब सशक्त राष्ट्र की आधारशिला बन रही है। 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम जोशीला संबोधन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित करते हुए भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति और नारी शक्ति के गौरव का गान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और जल्द ही हम तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और खेल से लेकर अंतरिक्ष तक बेटियों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण ही विकसित भारत का आधार है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और युवाओं से जय हिंद की भावना के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जुटने का आह्वान किया। उनके संबोधन ने लोकतंत्र की जीवंतता और समावेशी विकास की नई तस्वीर पेश की है। यूपी के राजभवन से जुड़ी बड़ी खबर अब बदला गया। इसका ऐतिहासिक नाम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित राजभवन की पहचान अब बदल गई है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अब राज्यपाल के आधिकारिक आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। रविवार को राजभवन की पुरानी नेम प्लेट हटाकर जन भवन की नई प्लेट लगा दी गई है। यह बदलाव केवल यूपी ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तराखंड समेत 8 अन्य राज्यों में भी लागू किया गया है। सरकार का उद्देश्य संवैधानिक पदों को जनता से जोड़ना और पारदर्शिता का संदेश देना है। अब सभी सरकारी पत्राचार और दस्तावेजों में जन भवन नाम का ही उपयोग होगा। इसी क्रम में लद्दाख के राजनिवास का नाम बदलकर अब लोक निवास कर दिया गया है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का सरकार पर बड़ा प्रहार। 77वें
गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। खड़गे ने कहा कि आज देश का संविधान और दूसरे बदचेती के मारकाल की आकी है। देश का संविधान लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है और विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खड़गे ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले एक दशक में कट्टरपंथी एजेंडे ने सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाया है। खड़गे ने देशवासियों से आह्वान किया कि संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होना ही स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दक्षिण दिल्ली की सूरत बदलने के लिए सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बदरपुर, संगम विहार और देवली विधानसभा क्षेत्र को 300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इस भारी भरकम बजट से इन इलाकों में नई सड़कों का निर्माण, मजबूत सीवर सिस्टम, आधुनिक स्कूल और पार्कों का कायाकल्प किया जाएगा। बदरपुर को 85 करोड़, संगम विहार को 115 करोड़ और देवली को 104 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब दक्षिण दिल्ली की उपेक्षा का दौर खत्म हो गया है और जनता को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इस पहल के लिए दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त किया है। भारतीय सेना की जांबाज अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने रचा इतिहास। गणतंत्र दिवस पर मिला बड़ा सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के नापाक इरादों को दुनिया के सामने बेनकाब करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। 1974 में वडोदरा के एक सैन्य परिवार में जन्मी कर्नल कुरैशी रणनीतिक खुफिया जानकारी और सटीक संचार में माहिर मानी जाती है। उन्होंने साल 2016 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रचा था। कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से लेकर पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम तक उनकी सेवाओं ने देश का गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने उनके साथ ही 301 अन्य सैन्य कर्मियों को भी वीरता और विशिष्ट पदकों से नवाजा है। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ से दुनिया देख रही है। भारत का शौर्य। आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मना रहा है। कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष शामिल हुए हैं। इस बार की परेड सैन्य आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम है, जिसमें पहली बार भैरव लाइट कमांडो और सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। राफेल और सुखोई जैसे 29 लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट आसमान में तिरंगा उकेरेगा। खास बात यह है कि इस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जा रहा है। सुरक्षा के लिए 10,000 जवान तैनात है और पहली बार आई आधारित स्मार्ट चश्मों से निगरानी की जा रही है। यूपी में रफ्तार का नया युग। गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट को लेकर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने अधिकारियों को कोई अल्टीमेटम दिया है कि 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हर हाल में फरवरी 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों के 500 से अधिक गांवों को जोड़ते हुए यूपी की आर्थिक समृद्धि का नया आधार बनेगा। साथ ही सीएम ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जेवर एयरपोर्ट यूपी को वैश्विक कनेक्टिविटी और एयर कार्गो हब के रूप में स्थापित करेगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। असम विधानसभा चुनाव से पहले मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला बयान। असम में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही आईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि हिंदू उनके साथ खड़े हैं।
अजमल ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की मियां पॉलिटिक्स की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर भी डबल गेम खेलने का आरोप लगाया। दरअसल कांग्रेस द्वारा आईयूडीएफ को बीजेपी की बी टीम बताकर गठबंधन से किनारा करने के बाद अजमल अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मुस्लिम वोटों के बिखराव के डर और 2024 की करारी हार के बाद अजमल अब हिंदुओं के प्रति नरम रुख अपनाकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर जमीन आवंटन को लेकर गंभीर सवाल। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने नियमों और अधिकारियों की चेतावनी को दरकिनार करते हुए बेंगलुरु में 22 दलित और ओबीसी मठों को 255 करोड़ रुपए की गोमाला जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। वित्त और कानून विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि सार्वजनिक उपयोग वाली इस सरकारी जमीन को निजी संस्थाओं को देना नियमों के खिलाफ है और इससे कानूनी पेच फंस सकता है। करीब 52 एकड़ की यह जमीन बेंगलुरु उत्तर जिले में स्थित है। राजस्व है। अधिकारियों का दावा है कि जमीन पाने वाले कुछ मठ बिल्कुल नए हैं और उनका कोई पुराना सामाजिक रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए अब इस फैसले पर भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य और प्रशासन के बीच तनाव, केशव मौर्य की भावुक अपील। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच पिछले 8 दिनों से चला आ रहा विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। मौनी अमावस्या पर पालकी रोक दिए जाने और शिष्यों के साथ हुई धक्का मुक्की से नाराज शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाथ जोड़कर शंकराचार्य से विरोध खत्म कर पवित्र संगम में स्नान करने की विनम्र अपील की है। मौर्य ने कहा कि शंकराचार्य कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि पूज्य संत है और उनके स्नान करने से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। हालांकि शंकराचार्य अपनी मांगों पर अड़े हैं, वही प्रशासन ने उनके पद की वैधता पर नोटिस भेजकर विवाद को और हवा दे दी है। बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 का सुनामी, सनी देओल ने फिर रचा इतिहास। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने रिलीज होते ही सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया है। फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में भारत में 121 करोड़ का नेट कलेक्शन कर कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए है। वर्ल्ड वाइड कमाई के मामले में फिल्म 172 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। सनी की इस फिल्म ने रणवीर सिंह की धुरंधर और विकी कौशल की छावा के ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि यह गदर 2 के 134 करोड़ के वीकेंड रिकॉर्ड से थोड़ा पीछे रही, लेकिन रविवार को 54.5 करोड़ की कमाई कर इसने सबको चौंका दिया। गणतंत्र दिवस की छुट्टी का फायदा मिलते ही इसके कलेक्शन में और बड़ा उछाल आना तय है। गणतंत्र के 77 साल आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा। नया भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जो केवल एक संवैधानिक उपलब्धि नहीं बल्कि एक शानदार आर्थिक सफर का प्रतीक है। 1950 में महज 30 अरब डॉलर की जीडीपी वाला भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इन 77 वर्षों में अर्थव्यवस्था के आकार में 133 गुना का भारी इजाफा हुआ है। प्रति व्यक्ति आय जो कभी 60-70 डॉलर थी, अब 2800 डॉलर के पार पहुंच गई है। कृषि प्रधान देश से शुरू हुआ यह सफर आज डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स और अंतरिक्ष विज्ञान का वैश्विक केंद्र बन गया है। 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार और यूपीआई जैसे नवाचार भारत की आर्थिक मजबूती की नई कहानी बयां कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर मोहन भागवत का बड़ा संदेश। संविधान ही हमारा मार्गदर्शक, धर्म 77वें। गणतंत्र दिवस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुजफ्फरपुर में तिरंगा फहराया और देशवासियों को एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सदियों की गुलामी के बाद मिली इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सभी को मिलकर देश चलाना होगा। भागवत ने तिरंगे के रंगों की व्याख्या करते हुए भगवा को त्याग और सनातन सफेद को शांति और हरे को समृद्धि का प्रतीक बताया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान ही हमारा वह धर्म है जो हमें अधिकार और कर्तव्य सिखाता है। भागवत ने जोर दिया कि जब तक कानून बदले न जाए तब तक उनका पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है।
वहीं दिल्ली में दत्तात्रेय होसबाले ने भी भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बताया। तिरंगा फहराने पर ओवैसी और गिरिराज सिंह के बीच जुबानी जंग। 77वें गणतंत्र दिवस पर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी द्वारा तिरंगा फहराए जाने पर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे देशभक्ति का ढोंग करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है उसे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ध्वजारोहण कर देशवासियों को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि संविधान ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूती दी है। वहीं शिवराज सिंह ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आह्वान किया। नेताओं के इन बयानों ने गणतंत्र दिवस के उत्सव में राजनीतिक रंग भर दिया है। जाति जनगणना की प्रश्नावली पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने जनगणना 2027 की प्रक्रिया को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जनगणना की प्रश्नावली विशेषकर प्रश्न 12 को इस तरह तैयार किया है जिससे ओबीसी और सामान्य श्रेणी की पहचान स्पष्ट रह सकती है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पहले जाति जनगणना को खारिज कर रही थी, लेकिन अब दबाव में यू टर्न लेकर इसे केवल औपचारिकता बना रही है। पार्टी ने मांग की है कि इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले सरकार राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और नागरिक संगठनों से चर्चा करे। कांग्रेस ने तेलंगाना के सर्वे मॉडल को अपनाने की सलाह देते हुए एक निष्पक्ष और व्यापक देशव्यापी जाति जनगणना की वकालत की है। विकसित भारत के लिए स्वामी रामदेव ने दिए 5 स्वदेशी मंत्र वैश्विक चुनौतियों पर भी बोले। 77वें गणतंत्र दिवस पर पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण करते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव ने विकसित भारत के निर्माण हेतु 5 महत्वपूर्ण प्रण दिलाए। इनमें देर भारत के लिए दूसरी बड़ाऊ के रामदेव को निर्माण हेतु पर पतंजलि योगपीठ में स्वदेशी शिक्षा, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, सनातन जीवन पद्धति और स्वावलंबन शामिल है। स्वामी रामदेव ने टैरिफ, टेररिज्म और वैश्विक उन्माद पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये को मजबूत करना होगा। उन्होंने देशवासियों से बीआरओ के लिए सामने टैरिफ, टेररिज्म और भारतीय रुपये को मजबूत करना होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने जाति और भाषा के भेदों को भुलाकर एकजुट होने और गौ माता को विश्व माता के रूप में प्रतिष्ठित करने पर जोर दिया। आचार्य बालकृष्ण ने भी शहीदों को याद करते हुए देश को विश्व गुरु बनाने का संकल्प दोहराया। गणतंत्र दिवस पर सीएम भगवंत मान ने पेश किया पंजाब का प्रगति कार्ड, केंद्र पर साधा निशाना। 77वें गणतंत्र दिवस पर होशियारपुर में तिरंगा फहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड साझा किया। उन्होंने युद्ध, नशे के विरुद्ध और गैंगस्टरों पर वार जैसी मुहिमों की सफलता गिनाते हुए बताया कि राज्य में 63,000 सरकारी नौकरियां दी गईं और 10 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा शुरू की गई है। मान ने चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को दोहराते हुए केंद्र सरकार पर राज्य के अधिकारों और फंड को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने मनरेगा नियमों में बदलाव और अलग हाईकोर्ट न होने पर भी कड़ा विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाने का संकल्प लिया।